हेलो दोस्तों, अथक इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था अध्याय 1 के दूसरे क्लास के अंतर्गत जानेंगे कि पालमपुर में किस प्रकार खेती होता था। उसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। एक में है भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी बताया गया है कि पालमपुर गांव जो है, वहाँ पर जो भूमि की जो मात्रा है 1960 से निश्चित है। वहाँ उसके मात्रा का खेती करने योग्य भूमि में कोई विस्तार नहीं किया गया है और ना ही वहाँ के बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का यानी प्रयास किया गया है। भूमि अपने मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। एक यहाँ पे सीखना है हम लोगों को। ये भूमि मापने का जो इकाई है, भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, आपको भूमि मापने के लिए क्या होता है, हेक्टेयर का प्रयोग किया जाता है, इकाई हेक्टेयर का। गांव घर में हम लोग जानते हैं धूर, कट्ठा, बिगहा, बिगहा यानी धूर, कट्ठा, बिगहा के नाम से हम लोग यानी गांव घर में धरती को मापते हैं। लेकिन अगर सरकारी तौर पे देखा जाए तो इसको हेक्टेयर में कहा जाता है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। यानी 100 मीटर लंबा और 100 मीटर जो है चौड़ा। 100 मीटर लंबा और 100 मीटर लंबा, लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर। यानी कुल जो है आपको 100 गुने 100 यानी 1/4 m²। यानी इतना होगा, तब उसको हम कहेंगे 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के बराबर इसको कहा जाता है। 100 गुने 100 वर्ग मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने की कोई तरीका है। अभी जस्ट देखे हैं पालमपुर गांव में जो उसका खेत है निश्चित है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। 1960 के बाद से ही उसके वृद्धि में कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो क्या उतने ही खेत में अधिक पौधा उपज करने का कोई तरीका है? उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब प्रश्न उठता है, यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है।
पालमपुर में समस्त भूमि में खेती की जाती है क्योंकि भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। यानी पालमपुर में जो है सब बरसात के मौसम में खरीफ फसल जैसे ज्वार और बाजरा का उपयोग उपजाते हैं। इन पौधों को पशु के चारे इन पौधों को पशु के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद कबूतर और अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। यानी पालमपुर में अक्टूबर और दिसंबर के बीच में क्या होता है, अक्टूबर में आलू लगा दी जाती है, दिसंबर में उसको यानी काट लिया जाता है, आलू खून लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर के बीच में आलू की खेती की जाती है। कहाँ? पालमपुर में की जाता है। सर्दी के मौसम यानी रबी की खेती गेहूँ उगाया जाता है। जैसे कि नवंबर और दिसंबर में गेहूँ लगा दी जाती है यानी सर्दी के मौसम में, और जैसे ही गर्मी स्टार्ट होता है तो गेहूँ की कटाई कर ली जाती है। उसी जो हम लोगों के यहाँ जो बिहार में जैसे होता है उसी प्रकार से होता है। उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। पालमपुर जो गांव है वहाँ का जो खेती होता है, हर चीज़ होता है, अनाज उसको खाने योग्य रख करके उस परिवार जो होता है खाने योग्य अन्न रख करके बाकी बचे हुए जो रायगंज बाजार है बगल में, पालमपुर के बगल में, वहाँ जाकर के उसको बेच दिया जाता है। भूमि जो है एक वहाँ पे क्या होता है, पालमपुर गांव में भूमि के एक हिस्से में क्या होता है, गन्ना की खेती भी की जाती है। जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। यानी गन्ना का क्या होता है, गन्ना उपज करने में 1 वर्ष लगता है। 1 वर्ष के बाद क्या होता है, गन्ना की कटाई कर ली जाती है। यानी गन्ना का पौधा उपजाने में आपको 1 वर्ष का समय लगता है। गन्ना अपने कच्चे रूप, ये देखिए, गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। यानी पालमपुर में क्या होते हैं, शाहपुर के व्यापारी आते हैं और गन्ना खरीद करके ले जाते हैं पालमपुर से। पालमपुर में 1 वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। पालमपुर के अभी जस्ट पिछले क्लास में हमने देखा था कि वहाँ बिजली का जो व्यवस्था है बहुत उत्तम क्वालिटी का है, और जिससे कि पौधे की सिंचाई बहुत अच्छा से हो जाता है, फसल की सिंचाई बहुत अच्छी से होती है, जिससे उसका उत्पादकता में बहुत वृद्धि होता है। और अलग अलग समय पर सिंचाई की सुविधा होने से अलग अलग प्रकार के पौधा पालमपुर गांव में लगाए जाते हैं। जैसे अब जस्ट हमने देखा कि आपको मक्का और बाजरा खरीफ फसल के रूप में लगाया जाता है, उसके बाद आलू लगा दी जाती है, और उसके बाद रबी फसल भी लगाया जाता है। तो 3 प्रकार के फसल लगाया जाता है पालमपुर में। और ना पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई, अभी जस्ट बोले हैं। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई पद्धति ही बदल गई। बिजली आने से सिंचाई यंत्र जो है, पानी निकालने वाला जो पंप सेट है वह बिजली से चलने लगा। इसलिए वहाँ का किसान जो है विकसित हो गया और अपने अन्न के उत्पादन में वृद्धि करने लगा। कहते हैं तब तक किसान कुआं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे करते थे। यानी जब बिजली नहीं था तो क्या था, कुआं का प्रयोग होता था पौधे की सिंचाई के लिए, कृषि की सिंचाई के लिए। लेकिन जैसे ही बिजली आ गया तो इसका प्रयोग धीरे धीरे खत्म हो गया। कुआं से पानी निकालने की क्रिया जो होता था रहट के द्वारा होता था, रस्सी से उसको खींचा जाता था, एक वृत्त के आकार का चक्का उसमें लगा दिया जाता, उसी को रहट कहा जाता था। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। जैसे ही बिजली आया तो लोगों के द्वारा यह महसूस किया गया कि वो कुआं से अच्छा जो है से बिजली से चलने वाले नलकूप से ही बहुत आसानी से और अच्छा तरीका से प्रभावी ढंग से खेत की सिंचाई की जा सकती है। यानी प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। जैसे कि प्रारंभ में क्या हुआ, पालमपुर में यानी सरकार के द्वारा लगाया गया नलकूप, बिजली वाला नलकूप, लेकिन बाद में किसान जो था, बड़ा किसान जो अपने पर्सनल यानी निजी रूप से अपना नलकूप लगवाने लगा।
उसके बाद 60 से 70 क्या हो, 1970 तक के दशक तक मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जोते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। अब निजी क्षेत्र से भी यानी अपना नलकूप लगवाने लगा, सरकार भी लगवाया। तो क्या हुआ, 1960 से 70 के दशक तक क्या हुआ, 200 हेक्टेयर तक के ज़मीन को अच्छा तरह से सिंचाई होने लगा। ये पालमपुर की कहानी है। आगे देखते हैं। भारत में सभी गांव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। भारत में सभी गांव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। भारत में देखिए व्यवस्था नहीं है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। ये भारत के बारे में बताया गया है। ऐसे भारत में गांव का देश है। भारत में बहुत सारा देश है, लेकिन भारत में बहुत सारा गांव है, देश नहीं है, गांव है। लेकिन सब गांव में एक जैसा सिंचाई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के गांव में क्या होता है, नदीय मैदान में अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होता है। जहाँ नदी है, तालाब है, पोखर है, वहाँ क्या होता है, वहाँ के गांव के जो खेत है, कृषि है, उसका सिंचाई अच्छा से होता है। लेकिन हमारा देश में पठारी एरिया भी है, जैसे दक्षिण भारत में है, जहाँ पे पठार ही है, जहाँ पे सिंचाई करने में बड़ा दिक्कत होता है। वहाँ का कृषि सिंचाई अच्छा से नहीं होता है। वहाँ का कृषि जो होता है वर्षा पर निर्भर होता है। वहाँ का कृषि जो है सिंचाई हेतु वर्षा पर निर्भर होता है। 40% से भी कम क्षेत्रफल सिंचाई होता है। बाकी जो 60% क्षेत्र जो है वर्षा के पानी पर निर्भर करता है। एक वर्ष में देखिए ध्यान से, देखिए इसको ध्यान से एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, VVI है ये। एक वर्ष में अगर एक से ज़्यादा फसल लगाते हैं, पैदा करते हैं, एक वर्ष में अगर एक से ज़्यादा फसल पैदा करते हैं किसी खेत पर, तो उसको क्या कहते हैं, बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे से बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं, तो आंसर में क्या होगा, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे समान प्रणाली है। यानी बहुविधि फसल प्रणाली से भूमि, किसी एक खास भूमि में उपज को बढ़ाने का एक तरीका है, समान पद्धति है, प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। पालमपुर में जितने भी किसान हैं वह कम से कम 2 फसल का उत्पादन करते हैं। 2 से अधिक भी करते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो ज़रूर करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। तीसरी फसल के रूप में यानी 15-20 वर्षों से क्या हो रहा है पालमपुर में, यानी तीसरी फसल के रूप में आलू का भी उत्पादन कर रहे हैं। कहाँ, पालमपुर में। अब देखिए फसल, कितना सुंदर फसल दिया है। गेहूँ, बाजरा का चित्र दिया हुआ है, गन्ना का इमेज है, आलू है। ये देखो गन्ना ईख जो होता है सो आलू, बाजरा, गेहूँ, ये सब का पालमपुर में खेती की जाती है। ये चित्र दिया हुआ है। उसके बाद चर्चा करने के लिए कुछ चीज़ें दिया हुआ, उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए चर्चा करें। सारणी 1.1 में, सारणी 1.1 में, ये देखिए सारणी दिया हुआ है। 10 लाख मिलियन, 1 मिलियन कहता है, 10 लाख का 1 मिलियन। ध्यान दीजिए, 10 लाख को हम लोग कहते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। 10 लाख यानी 1 मिलियन हेक्टेयर की इकाइयों में 10 लाख हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित करें। आरेख क्या है, दिखता है क्या, कक्षा में चर्चा करें। क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को
बढ़ाना आवश्यक है, क्यों, इस पर चर्चा करना है। और इस आंकड़ा को देखिए, जुताई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में 1950 से 51 में 132 मिलियन हेक्टेयर था, जो बढ़ते बढ़ते आपको 2016 से 17 में 200 मिलियन हेक्टेयर हो गया। उसका ग्राफ के थ्रू इसको बताया गया है। 1950 से 51 से लेकर के 16-17 तक जो ये डाटा जो दिया गया है ऊपर चित्र 1.1 में जो डाटा गया है, इसी को ग्राफ के तौर पर यहाँ पे दिखा दिया गया है। आगे पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलें के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम अभी जो है ऊपर क्या है, पालमपुर में कौन कौन से फसल पैदा किया जाता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। अब आपके क्षेत्र में, आपके गांव में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है उसका सारणी बनाइए। आपने देखा कि एक जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविधि फसल प्रणाली है। जस्ट पढ़ा है, जो एक ही भूमि के टुकड़ा पर अगर एक से अधिक, दो से अधिक फसल उपजाते हैं तो वह बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है, जिससे कि पौधे के यानी कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि होता है। दूसरा तरीका उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। दूसरा तरीका क्या है कि उपज बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि यानी आधुनिक कृषि विधि का उपयोग करना, जैसे हाई क्वालिटी का बीज, हाइब्रिड बीज, उत्तम क्वालिटी की खाद, ये सब दीजिएगा तो आपको उपज की मात्रा बहुत अधिक होगा। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। अब यहाँ पे एक बात समझने वाला बात है कि फसल के रूप में मापा जाता है। एक मौसम में अगर एक भूमि के टुकड़ा में जो फसल पैदा होता है वही फसल के रूप में माना जाता है एक मौसम में। 1960 के दशक में के मध्य में यानी पहले पुराना बीज, पारंपरिक बीज का प्रयोग करता था, पारंपरिक खेती करने का तरीका का प्रयोग किया जाता था, जो कि उपज बहुत कम देता था। बीज की क्वालिटी निम्न स्तर का होता था, सिंचाई का उतना व्यवस्था नहीं था, इसलिए कृषि का जो उत्पादन है बहुत कम मात्रा में होता था। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। पहले क्या होता था, किसान जो थे यानी खाद के जगह पर गोबर, गाय का गोबर, प्राकृतिक खाद ये सब का प्रयोग करते थे। अभी तो रासायनिक खाद आ गया है, तो रासायनिक खाद से क्या होता है, उपज की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे। जो था उस समय में उसको यानी प्राकृतिक रूप से जो खाद था उसी का उपयोग करता था। इनको खरीदना नहीं पड़ता था। यानी गाय का गोबर हुआ, गाय का मूत्र हुआ, आपको जितने भी प्राकृतिक खाद है जैसे नीम है, खरी है, ये सब का उसका प्रयोग उस समय वो करते थे। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति का नाम सुनते हैं, MS स्वामीनाथन। इसका हरित क्रांति का जनक कौन है भारत में, MS स्वामीनाथन। भारतीय किसानों को अधिक उपज वाली बीजों HIV, हाई यील्डिंग वैरायटी यानी उच्च उपज देने वाले बीज का द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने का तरीका सिखाया गया। यानी हरित क्रांति के में क्या हुआ, एक नई तकनीक का विकास हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटी यानी उच्च उत्पादन देने वाला जो बीज है गेहूं का और चावल का, उससे खेती करने के लिए सिखाया गया। परंपरागत बीजों की तुलना में HIV बीजों में एक ही पौधे में से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। यानी एक इस प्रकार का बीज था जिससे कि
एक ही बार में पैदा में अत्यधिक उत्पादन करने की इसमें खासियत था, गुण था, इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिक उपज पाए जाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अब पहले जो था से कम पानी की ज़रूरत था, लेकिन अब जो है आपको अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद तथा कीटनाशकों की ज़रूरत थी। पहले ये सब की ज़रूरत नहीं था, लेकिन अब अगर अधिक उपज लेना है तो उसके लिए 4 चीज़ की ज़रूरत है। उत्तम क्वालिटी की HYV आपको बीज चाहिए, HY बीज चाहिए, अधिक पानी चाहिए, रासायनिक खाद चाहिए, रासायनिक खाद चाहिए, उत्तम क्वालिटी की बीज चाहिए, जो बता दिया हमने। ये सब चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे कि कृषि की उत्पादकता में अधिक वृद्धि हो सके। ये देखिए यहाँ चित्र के थ्रू बताया गया है कि आधुनिक कृषि की क्या क्या विधियां हैं उसके बारे में देखिए। अधिक उपज देने के लिए आपको अच्छे क्वालिटी की बीज चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रैक्टर चाहिए जुताई करने के लिए, आधुनिक कृषि के लिए उर्वरक चाहिए, यानी रसायन चाहिए, खाद चाहिए, सिंचाई, उत्तम क्वालिटी का सिंचाई चाहिए। इस मोटर पंप सेट से आपको सिंचाई चाहिए, या नहर से चाहिए, बांध में पानी इकट्ठा करके बिजली की आवश्यकता होती है, कीटनाशक की आवश्यकता होती है। यानी आधुनिक कृषि के तरीके में HY बीज, रासायनिक उर्वरक, ये सब का प्रयोग करके आप एक बहुत उत्तम क्वालिटी का अन्न का उत्पादन, अधिक उत्पादकता वाले अन्न का उत्पादन कर सकते हैं। ये इस चित्र से ये इंडिकेट कर दिया गया है। इस पैराग्राफ में आपको फसल का नाम, किस माह में बोई जाती है, किस माह में उसकी कटाई की जाती है, सिंचाई का साधन क्या है, इसके बारे में आपको कल के लिए टास्क रहेगा, कल इसको आप बनाइएगा। उसके बाद है भारत में पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। भारत में जब हरित क्रांति आया तो भारत में ये सब राज्य जो थे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, किसान थे, इस कृषि यानी आधुनिक कृषि के तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। जैसे कि ये जो थे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान जो थे, चावल और गेहूं की खेती के लिए उत्तम किस्म के चावल और गेहूं के बीज का प्रयोग किया, और नलकूप का प्रयोग किया, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया, जिससे कि उनकी उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुआ। खेत जुताई के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग किया। ये सब आधुनिक चीज़ें था। यानी कृषि उत्पादन हेतु, फसल उत्पादन हेतु मशीन खरीदी गई फसल गहाने के लिए, यानी फसल को दौनी होता है ना, दौनी काटने के बाद जो गेहूं का दौनी होता है या चावल का दौनी होता है, उसके लिए उत्तम क्वालिटी का मशीन खरीदा गया। जुताई कटाई काम काज तेज कर दिया गया। जैसे मशीनीकरण जब हो गया तो मशीन से कोई भी काम जो कृषि का कार्य था बहुत तेज़ी से किया गया, कम समय में बहुत काम होने लगा। इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुआ। इन सब से गेहूं और चावल का जो है बहुत अधिक पैदावार होने लगा। पालनपुर में क्या हुआ, परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। जब परंपरागत से खेती होता था पालनपुर में तो 1300 यानी 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी उत्पादन होता था। लेकिन जब आधुनिक आ गया, HYV वाला बीजों से जब उपयोग खेती होने लगा तो सोचे कितना हो गया, 13 दूना 26, 2.5 गुना, यानी 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 3200 ग्राम प्रति किलो हेक्टेयर क्या उपज होने लगा। उस गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक
वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने का अधिक अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। यानी आज हमने ये सीखा कि गेहूं के उत्पादन के लिए आधुनिक तरीके से गेहूं और चावल का उपयोग करने से उसके उत्पादकता में, पैदावार में 2.5 गुना वृद्धि हो गया, जो कि परंपरागत कृषि करने में ऐसा नहीं होता था। आप लोगों से एक अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।